किसान भाइयों नमस्कार। हमारे देश में जो किसान आज खेती करते हैं, विभिन्न प्रकार की फसलें बोते हैं, फलों की, सब्जियों की, अनाजों की, मेडिसिनल क्रॉप की। तो फसलों के उत्पादन में लगने वाले निवेश, लोग कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, और किसान अपने बच्चों को समझाता है, देख बेटा खेती मत करना। सारे लोग मानते हैं कि खेती नहीं करनी चाहिए, खेती घाटे का सौदा है। आज जो मेरा विचार है, आज जो मेरा विषय है कि खेती घाटे का सौदा क्यों है, घाटे का सौदा है या घाटे का सौदा बनाया गया है, और अगर ये घाटे का सौदा ना हो तो कैसे ना हो। एक चीज़ तो तय है कि खेती ही जीवन है। जब बात करता हूँ खेती, तो खेती का ऑब्जेक्ट, मित्र, जब हम किसी भी कार्य का उद्देश्य समझते हैं, ऑब्जेक्ट, खेती का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, जब मेरा ऑब्जेक्ट गलत होता है या ऑब्जेक्ट सही पता नहीं होता है तो प्रॉब्लम आती है। तो आज की तारीख में जो खेती का ऑब्जेक्ट है वो गलत हो गया। खेती को लोग ऐसे लेते हैं कि एक पैदावार बढ़ेगी, आमदनी आएगी, व्यवसाय। और व्यवसाय का मतलब होता है एक प्रकार का जुआ खेती के साथ। तो जब किसान के मन में आता है कि हमको ज़्यादा फायदा हो, बस किसान के मन की इसी बात का फायदा बाजार ने उठाया, और नाना प्रकार के लोगों ने कहा कि आपको अगर फ़ायदा चाहिए तो खेती ऐसे करो, जैसे मैं बताता हूँ ऐसे करो। हमने अपने पूर्वजों से कुछ नहीं सीखा। पूर्वज मेरे कहते रहे कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, और उसके और पहले जो पूर्वज कहते थे वो कहते थे, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। कृषि मूलस्य जीवनम, जीवन का जो आधार है वो खेती है। अब जैसे सबने कहा खेती घाटे का सौदा है, खेती ना करो, खेती तो करनी पड़ेगी, खेती के बिना काम नहीं चलेगा। तो खेती का ऑब्जेक्ट क्या है? खेती का ऑब्जेक्ट है कि हमको शुद्ध भोजन मिलेगा। क्योंकि भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। भोजन के लिए खेती किसके लिए करते हैं? 2 वक्त की रोटी के लिए। दाल रोटी खाइए, सब्जी रोटी खाइए, फल खाइए, दूध पीजिए, मांस खाइए, जो भी है, मतलब पेट की अग्नि को शांत करने के लिए मुझे भोजन चाहिए। तो खेती से भोजन ही तो पैदा करते हैं। तो उद्देश्य क्या था? हमें शुद्ध भोजन चाहिए। अब भोजन क्या हुआ? किसी से पूछो भोजन कैसा है, भोजन में स्वाद नहीं, भोजन में अशुद्धता है, भोजन में केमिकल के मिलावट है। कर कौन रहा है? भोजन को अशुद्ध किसने किया? भोजन को जहरीला किसने बनाया? हमने, सब ने मिल करके, सिस्टम ने और किसान ने, दोनों ने मिल करके। अब हुआ क्या मित्र? खेती करता है किसान, किसानों को भटका दिया गया या किसान भटक गया। किसान ने खेती की, सब इतने लाख की फसल होनी है, लाख। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट था मुझे शुद्ध भोजन प्राप्त करना, जिससे मेरा शरीर और मेरा मन अच्छा बना रहे, मैं बीमार ना होने पाऊँ। ये ऑब्जेक्ट था। अब ऑब्जेक्ट शुद्ध भोजन नहीं रहा, अब ऑब्जेक्ट है खेती का क्या? रुपया। खेती का ऑब्जेक्ट हो गया धन।
तो रामायण की एक चौपाई है कि जो इच्छा करिहो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। मतलब ईश्वर ने या राम ने आपको वचन दिया कि पुत्र, मनुष्य मेरा चूँकि सबसे सुंदर रचना है, मेरा सबसे प्रिय है इस धरती पर, तो मनुष्य को वचन दिया कि तुम जो इच्छा करोगे वो इच्छा मैं आपकी पूरी करूँगा। अब मनुष्य की इच्छा ही बदल गई। अब मनुष्य की इच्छा स्वस्थ रहने की नहीं है, अब मनुष्य की इच्छा ज्वाइंट परिवार में रहने की नहीं है। अब मनुष्य की इच्छा क्या हो गई? अब मनुष्य की इच्छा हो गई भौतिक संसाधन। तो सारे लोग भौतिक संसाधन की प्राप्ति के लिए होड़ में लग गए। तो खेती के साथ हुआ क्या मित्र? आज देखिए, खेती एक हमारा इतना अच्छा मतलब कार्यक्रम था, भोजन, वो खेती धर्म का धर्म था, खेती जीवन शैली थी, खेती संस्कृति थी, खेती हमारा संस्कार था, खेती सनातन की सुरक्षा थी, खेती धरती की पूजा थी। लेकिन अब क्या हुआ? रुपए के चक्कर में सब बर्बाद हुआ। आज देश का कोई किसान, चूँकि मैं 30-40 लोगों से मेरी डेली बात होती, तो मैं रिजल्ट सब्जी उगाने वाला, फल उगाने वाला, अनाज बोने वाला, सबका रिकॉर्ड मेरे पास है। क्या किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है? वो कहता साहब मैं साल भर में 2 फसल बोता हूँ, धान और गेहूँ। हम 40 कुंटल धान पैदा करते हैं, 40 कुंटल गेहूँ पैदा करते हैं। अब 40 कुंटल गेहूँ जब बिकता है 2300 रुपया कुंटल के हिसाब से, तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 92,000 का हुआ। धान पैदा किया 40 कुंटल, 2,000 रुपया के भाव से बिका, 80,000 हुआ। अब टोटल ये हो गया 1,72,000। सच्चाई ये है कि इसने 1 लाख रुपए से ज़्यादा की लागत लगाई है, उसको बचे हैं 72,000 रुपये। 2.5 एकड़ का किसान है, 6 फैमिली मेंबर हैं। अब 72,000 रुपये से उसको सब काम करने हैं। अब गेहूं की खेती नहीं करता, मान लीजिए वो सब्जी की खेती करता है 1 हेक्टेयर में, तो मोटा मोटा देखें तो सब्जी वो कम से कम 3 लाख की बेचता है। और सब्जियों में जो लागत आती है, मतलब एक एवरेज बता रहा हूँ, तो बताते हैं किसान के साहब 1,80,000 रुपये का तो मेरा पेस्टिसाइड खर्च हो गया, इतने का फर्टिलाइज़र लग गया, इतना सिंचाई लग गया, इतना तुड़ाई लग गया, इतना मंडी का खर्चा लग गया, इतने का पानी लग गया। 3 लाख की फसल बेचने वाले किसान को मिले 55,000 रुपये। हम किसी फल उद्यान वाले से बात करते हैं जो फलों की खेती करता है, मोटा मोटा फलों में सेव का, फलों का राजा सेव की खेती करने वाले हिमाचल के किसान 1 एकड़ ज़मीन में 2 लाख रुपए का पेस्टिसाइड डालते हैं। तो सेव उसने बेचा 1 हेक्टेयर में 5 लाख का, और रियलिटी ये है कि 4 लाख रुपए के पेस्टिसाइड डाले। मुद्दा ये है मित्र, जो हम हर रोज़ आपको समझाते हैं, मुद्दा ये है कि अगर मैं इसी प्रकार लागत लगाता चला गया, खेती को व्यवसायीकरण की ओर ले जाने के लिए, मैं धनाढ्य बनने के लिए, लखपति करोड़पति बनने के लिए हाथ पांव मारता चला गया, तो ये तो तय मान लीजिए कि लखपति करोड़पति तो कोई किसान बना नहीं है। हाँ, किसान कर्ज में जरूर डूबा है, घर में बीमारियां आई हैं, ज़मीन बंजर हो गई है, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई है, भूगर्भ जल स्तर बहुत नीचे चला गया है,
मैं खेती का ऑब्जेक्ट एक और मानता हूँ कि ताकि मेरी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी उज्जवल बना रहे। मैं किसी लोभ लालच में बात नहीं करता, ना किसी से डर के बात करता हूँ। मैं यथार्थ परोसता हूँ। तो यथार्थ में चलता हूँ। खेती में लागत जो लगती है, खेती में हम 100 रुपया जब पैदा करते हैं तो उसमें 60 रुपये से लेकर के 70 रुपये तक की लागत आती है, यानी 60% से लेकर 70% तक उसकी लागत आती है। ये लागत जहाँ जहाँ आती है उस लागत को मैं कैसे बचाऊं? हमें उपाय करना पड़ेगा कि मैं क्या क्या चीज़ें गलत डालता हूँ या कहाँ कहाँ मेरी लागत ज़्यादा जाती है, उसको कैसे मैं कम करूँ। अभी हमको मान लो गेहूँ बोना है, तो गेहूं को बोने में देश के किसान से मेरा अपना मानना है कि 4 जुताई मिनिमम करनी पड़ती है। मिनिमम 4 जुताई करेंगे तभी गेहूं बो पाएंगे, इसके पहले गेहूं बो ही नहीं पाएंगे। अब हमें ये सोचना है कि 4 जुताई जो करता हूं, क्या 2 जुताइयों में खेत तैयार? अगर खेत को 4 जुताई क्यों मांग रहा है? किराए का ट्रैक्टर है, 800 रुपया एकड़ की जुताई है। 1 एकड़ में अगर गेहूँ बोएगा तो 8 चौको 32, मतलब अभी गेहूँ पैदा नहीं हुआ और उसके 3200 रुपये चले गए जुताई में। 3200 रुपये गए। हमें सोचना है 3200 में हम कितना बचा सकते। तो बचाने की बात जब करेंगे तो ये लगेगा कि अगर 4 जुताई की बजाय हम 2 जुताई में गेहूँ बो देते तो हमारे 1600 बच जाते। 1600 बचाना है। हमको कहा जाता है कि अच्छी पैदावार के लिए अच्छा बीज लाइए। अब साहब मेरा गेहूं तो है 2300 रुपया कुंटल, लेकिन बाज़ार में तो गेहूं का बीज मिल रहा है 4000 रुपया कुंटल। तो 1 कुंटल बीज बोना है तो हमने 4000 रुपये खर्च किया। हम 2300 रुपये का बीज बो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम 1700 रुपये बचा सकते थे। लेकिन मेरे दिमाग में भर दिया गया नहीं, अच्छा बीज बोएंगे तो पैदावार अच्छी मिलेगी। फिर आते हैं उर्वरक कि साहब इसमें इतना NPK डालना है, 120, 60, 40, ये तो हुआ NPK। और फिर किसी ने कहा जिंक, 20 किलो जिंक डालना है। किसी ने कहा सल्फर डालना है। यहाँ मैं देखता हूँ कि जब सरकार सब्सिडी देती यूरिया DAP पर, तब भी आपके पैसे खर्च होते हैं। तो यहाँ देखना है उर्वरक में कितना यूरिया, कितना DAP, कितना पोटाश बचा सकता हूँ। यहाँ जो बचत आएगी वो आपके फायदे में जुड़ेगी। फिर आप यहाँ डालते हैं वीडीसाइड, दीमक लग गई तो इंसेक्टिसाइड। अभी मैं गेहूं की बात कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल देखें कि कई प्रकार की फसलें हैं, दलहनी हैं, सब्जियां हैं, फल हैं। तो फसल सुरक्षा रसायन में बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम जाता है। अगर मैं एक मोटा मोटा मानूं देश की बात करूं, मैं एक किसान की एक फसल की बात नहीं करता, मैं मोटा मोटा बात करता हूं। चलिए उसको समझना आप। आज देश का किसान 80,000 करोड़ रुपया, 80,000 करोड़ रुपए का बीज बोता है। 4.5 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़ रुपए का वो उर्वरक डालता है। हालांकि इसमें 3 लाख करोड़ रुपया सरकार की सब्सिडी भी है, लेकिन देश का तो नुकसान है। जब फसल सुरक्षा रसायन की बात करते हैं तो आप नेट में जाएंगे तो झूठ के आंकड़े हैं। मैंने एक सर्वे किया, अध्ययन किया, चूँकि किसानों से बात करता हूँ, तो मेरा जो अनुमान है, अभी आप नेट में पूछेंगे तो 2,65,000 का वॉल्यूम है, 2,65,000 करोड़ का, लेकिन एग्जैक्टली ये 8 लाख करोड़ रुपया, 8 लाख करोड़ का फसल सुरक्षा राशि। सिंचाई किराए के ट्यूबवेल से, सब किसानों के पास पंप नहीं है, हर किसान के पास ट्यूबवेल नहीं है। तो सिंचाई में भारी भरकम रकम खर्च होती है, वो है करीब करीब 1 लाख करोड़। मित्र,
कृषि यंत्र, किसी का ट्रैक्टर खराब हो गया, किसी को नया ट्रैक्टर लेना, किसी का रोटावेटर खराब हो गया, किसी का ये खराब हो गया, इनका वॉल्यूम है 1.5 लाख करोड़। अब आप समझ लीजिए कि 4 और 8 12 और एक 13 और एक 14 और एक 15 और एक 16। अभी मैंने सूक्ष्म पोषक तत्व और जिंक जाइम ये सब नहीं जोड़ा है, मोटा मोटा बता रहा हूँ। कुल मिला के मैं मान लेता हूँ कि 16 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। और कृषि की जितनी भी उपज है, धान, गेहूँ, मोटा अनाज, गन्ना, आलू, सब्जी, ये वो सब कुछ मैंने जोड़ा, गिनी, ईयर बुक में पढ़ लेना आप, कितना कितना उत्पादन है, कितना कितना एरिया, क्या रेट है। तो टोटल किसानों की जो उपज है वो है 22 लाख करोड़। अब 22 लाख करोड़ रुपया में 16 लाख करोड़ रुपया खर्च हो गए तो 6 लाख करोड़ रुपया बचा। 6 लाख करोड़ रुपए में जब हम 14 करोड़ किसानों का भाग देते हैं तो वही 50,000 रुपये के लगभग आता है। यानी एवरेज में एक किसान को साल भर में 50,000 रुपये की आमदनी होती मित्र। अब बात आई नेचुरल फार्मिंग की, तो मैं कहता हूँ मित्र, बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, हमको जुताइयाँ कम करनी पड़े, हमको पेस्टिसाइड कम डालना पड़े ना डालना पड़े, हमको फर्टिलाइज़र बिल्कुल बंद कर देने पड़े, हमको सिंचाई कम करनी पड़े, हमको फसल सुरक्षा रसायन ना डालने पड़े, जब मैं तय करूँगा जुताई कैसे कम की जाए, बीज कैसे कम किया जाए, उर्वरक कैसे बंद किए जाएं, फसल सुरक्षा कैसे बंद किए जाएं, सिंचाई कैसे कम हो सकती है, कृषि यंत्रों की ज़रूरत कैसे कम हो सकती है, तो फिर एक ही चीज़ आती है, सॉइल फर्टिलिटी। हम हाउ टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, यानी मिट्टी में जीवांश कार्बन, मिट्टी की उर्वरता को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि सारा खेल सॉइल से शुरू होता है, मृदा से शुरू होता है, मिट्टी से शुरू होता है। पहले मिट्टी जैसी होगी, भूमि की उर्वरता जैसी, इसको मैं माँ कहता हूँ, धरती माँ। और अनेक उदाहरण देता हूँ, जिसकी माँ, ये फसल जो मैंने बोई है माँ की कोख में बोई है, और माँ की कोख में जितनी सामर्थ्य उसी हिसाब फसल पालेगी। अगर इस धरती माता के पास जीवांश बहुत प्रचुर मात्रा में है तो फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं। अगर इसमें जीवाणु भी हैं, कार्बन भी है, तो ज़मीन की फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी अच्छी होगी कि जो 4 जुताई करनी पड़ रही थी 2 जुताई में काम हो जाएगा। अगर इस ज़मीन में कार्बन है तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो 5 बार सिंचाई कर रहे थे वो 2 ही सिंचाइयों में काम चल जाएगा। अगर इसमें पोषक तत्व बहुत हैं तो फिर उर्वरक देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर इस मिट्टी के अंदर लाभदायक बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो फसल में कोई बीमारी नहीं लगेगी। मित्र ध्यान रखिए, मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, एक ही चीज़ है, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हमें खेती के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बात समझनी है कि हम खेती करते हैं अपनी जमीन में। अब जमीन जिंदा है तो वो किसान जिंदा है, जमीन स्वस्थ है, किसान स्वस्थ है, और खाना खाने वाला भी उस ज़मीन में, हेल्दी ज़मीन का जो खाएगा वो स्वस्थ रहेगा। ज़मीन स्वस्थ है, ज़मीन जिंदा है, ज़मीन में पोषक तत्व हैं, खेती आराम से हो जाती है। कई बार मैं जंगलों का एग्जाम्पल देता हूँ, बार बार जगाने की कोशिश करता हूँ कि आप अच्छे जंगलों में जाइए, क्या पाते हैं आप? बिना पानी के, बिना फर्टिलाइज़र के सारी की सारी वनस्पतियाँ खूब मुस्कुराती हैं,
किसी भी वनस्पति में ना कोई कीड़ा लगता है ना कोई बीमारी लगती, क्योंकि जहाँ प्रकृति की समृद्धि, जो समृद्धि शब्द है, समृद्धि का नाम है प्रकृति की समृद्धि, सनातन की समृद्धि, भगवान और भगवान की बनाई गई व्यवस्था का स्ट्रांग होना। जहाँ सनातन जिंदा है, जहाँ ज़मीन जिंदा है, जहाँ जंगल जिंदा है, जहाँ बायोडाइवर्सिटी जिंदा है, वहाँ खेती आसान है। और जब हम ज़मीन को बंजर बना देते हैं, ज़मीन मेड़ों पर खड़े हुए पेड़ काट देते हैं, मेड़े काट लेते हैं, वर्षा का पानी नहीं रोकते हैं, बीटीसाइड डाल के खरपतवारों को मार देते हैं, तो मेरी पूरी की पूरी जो समृद्धि है वो बिखर जाती है, टूट जाती है, बर्बाद हो जाती है। धरती माता बंजर हो जाती है, इसके नीचे का पानी ख़त्म होने लगता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है, फिर प्रॉब्लम शुरू होती है मित्र। अब समस्या है कि माँ बीमार है और माँ का इलाज कराने जा रहा हूँ मैं किसी कृषि वैज्ञानिक के पास, किसी एग्रीप्रेन्योर के पास कि साहब मेरी फसल पीली हो रही है, साहब मेरी फसल के पत्ते मुरझा रहे हैं, साहब मेरा, वो तो बेचने के लिए बैठा है, उसके पास ना कोई डायग्नोस है ना कोई विज्ञान है, कुछ नहीं है, वो तो अपना माल बेचने के लिए बैठा है और सिस्टम उसका माल बिकवा रहा है। सिस्टम आपको यही समझाता है कि बीमारी लग गई है तो ये वाला फंजीसाइड डाल दीजिए, कीड़ा लग गया तो ये वाला इंसेक्टिसाइड डाल दीजिए, खरपतवार उगे हों तो ये वाला बीटीसाइड डाल दीजिए, ताकि मैं बार बार जगाने की कोशिश करता हूँ और ये अनुरोध करता हूँ कि जल्दी जाग जाइए, क्योंकि ये मिट्टी, ये ज़मीन मेरी मर गई है मित्र, मृत जैसी है, थोड़ी सी गड़बड़ी और हुई तो बस सत्यानाश हो जाएगा। किसान भाइयों जागिए, और मुझे फॉलो करते, मैं उनसे कहता हूँ रोज़ आना मेरा एक 15-20 मिनट का वीडियो देखिए, लोगों को फॉरवर्ड करिए, कुछ सीखिए। नहीं सीखेंगे तो फिर वही ढाक के 3 पात चिल्लाते रहिए, रोते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है? तो आपको जगना होगा, और जगने का मतलब है सीधे सीधे जाग करके अपनी धरती माता की पूजा करनी होगी। जिस व्यक्ति ने ज़मीन को सजा लिया, फसलों को बोने कौन सी फसल बोई जाए, कौन सी फसल ना बोई जाए, इस पर अध्ययन कर लिया, तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। और अगर ज़मीन के बारे में अभी मैंने सोचना भी प्रारंभ नहीं किया, मैं तो सोचता हूँ किसके ट्रैक्टर से जुताई कराऊंगा, किस कंपनी का बीज लाऊंगा, उर्वरक कौन से कंपनी के डालूंगा, फसल सुरक्षा रसायन कौन कौन से डालूंगा, सिंचाई का पानी किसके ट्यूबवेल से लूँगा, कौन सा कृषि यंत्र खरीदूँगा। खरीदते रहिए, लोन लेते रहिए, कर्जा लेते रहिए, खरीदते रहिए। सरकार तो यही चाहती है, सिस्टम तो यही चाहता है कि जुआ मेरे साथ खेलते रहिए, मुझे फ़ायदा कराते रहिए और हमसे कर्जा लेके जुआ खेलते रहिए। आप मर रहे हैं, किसको परवाह? आपके बच्चे को कैंसर हो रहा है, किसको परवाह? आप कर्जदार हो गए, किसको परवाह? किसान भाइयों, मैं सिर्फ इसलिए इतनी बातें बोलता हूँ ताकि आपके अंदर चेतना आए, जागृति आए और देश का 14 करोड़ किसान जागे, कर्ज से मुक्त हो जाए और जो फसलों की उपज खाने वाला है वो व्यक्ति मर्ज से मुक्त हो जाए, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो जाए। अब कोई बीमार पैदा ना हो और बीमार ना हो, क्योंकि इलाज में बहुत सारा पैसा जाता है। नमस्कार।